हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस लॉ, और जिसके अंदर ये जो टॉपिक है दैट इज रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ बीबीए बीकॉम। नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है चैप्टर 1 है, और जिसके अंदर हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। पहले हमने किया था एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और वी कुड से all contract their agreement but all agreement they are not contract. This is a very important question. क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर से इस तरह से आ सकता है, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वेरियस काइंड्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और वैसे के वैसे ये जो टॉपिक है दैट इज ऑल्सो रेलिवेंट फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर क्या है कि डिफरेंस भी आ सकता है, जैसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और इसी तरह इनकी डेफिनेशन भी आ सकती है। तो दिस टॉपिक इज वेरी रेलिवेंट फॉर दी शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज फॉर दी लॉन्ग क्वेश्चन। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह बिजनेस लॉ का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, फॉर्मेशन, परफॉर्मेंस, ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश लॉ। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट्स, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट्स होते हैं जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल होते हैं, जहां पे हमारे पास लीगल रेमेडीज होती है। और एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब उसके अंदर सेक्शन 10 के अंदर जो एसेंशियल मेंशन है, जैसे कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, लॉफुल ऑब्जेक्टिव, लॉफुल कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज एक्सेट्रा। सेक्शन 10 के अंदर जो सारे एलिमेंट्स हैं अगर वो प्रेजेंट है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमें लीगल रेमेडी देता है। कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो हम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, लीगल इन्फोर्सेबल है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जिसको सेक्शन 2 जे डिफाइन करता है, कि जो कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली जब ये बनाया गया था तब ये वैलिड था, लीगली इन्फोर्सेबल था, बट लेटर ऑन चाहे तो वो लॉ में चेंज हुआ, चाहे कोई सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होगी जिसको परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया, तो जिसकी वजह से वो वॉइड हो जाता है। वॉइड का मतलब होता है जिसके अंदर नन, कोई लीगल जो है राइट्स अवेलेबल नहीं है। जैसे ए ने गुड्स इंपोर्ट करनी थी फॉरेन कंट्री से, लेकिन वहां पे वॉर लग जाती है। इंपोर्ट और एक्सपोर्टिंग कंट्री, जैसे ए ने इंपोर्ट करनी थी फ्रॉम बी, जो कि एक जो कि फॉरेन कंट्री का नागरिक था। बाद में दोनों देशों के अंदर इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग के अंदर वॉर लग जाती है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइड है। पहले ये वैलिड था, लेकिन जब वॉर लग जाती है तो वहां पे वो हमारी जो कंट्री होती है वो एलियन हो जाती है, जिसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो वहां पे वो वॉइड हो जाता है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है जिसके अंदर कोई लीगल फैक्ट नहीं होता, ये वैलिड होते हैं जब इनको बनाया जाता है। ये कंटिन्यू टू रिमेन वैलिड जब ये अनइन्फोर्सेबल हो जाते हैं, तब ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। क्योंकि या तो लॉ चेंज हो जाता है या सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है। जैसे ए ने बी की पिक्चर पेंट करनी है, ए पेंटर है बट ए की डेथ हो जाती है, तो वहां पे क्या है कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट जो है परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसकी पर्सनल स्किल के ऊपर बेस्ड है। It may become void due to the supervening impossibility of performance, may become due to the change in law, or may become the subsequent illegal. There was a contract between A and B for the publishing the book of the A. After a few days A dies. It is a void contract, क्योंकि यहाँ पे देखो A की डेथ हो गई है तो वो बुक लिख ही नहीं सकता। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होता, जस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको हम जो है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। वॉइड एग्रीमेंट, देखो वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस है। वॉइड एग्रीमेंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इट इज वॉइड, ये कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है। इसको सेक्शन 2 जी जो डिफाइन करता है, यहाँ पे कोई लीगल राइट और ऑब्लिगेशंस होती नहीं। इट इज नल एंड वॉइड फ्रॉम द एब इनिशियो, का मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इट इज नल एंड वॉइड। एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड। Agreement by the person who are not competent to enter into contract, a person who is minor,
अनसाउंड माइंड, द पर्सन हु आर डिस्क्वालिफाइड। तो वो व्यक्ति जो है अगर हम उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं तो वो वॉइड होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है। और जहाँ पे एग्रीमेंट जो बायलैटरल मिस्टेक होती है, जैसे ए और बी आपस में कौन एग्रीमेंट करते हैं, ए कुछ और समझता है, बी कुछ और समझता है, तो ये बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। जहाँ पे अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड अनलॉफुल ऑब्जेक्ट होता है, वहां पे भी एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन और लॉ भी कुछ एग्रीमेंट डिक्लेयर करता है, तो वो एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। वॉइड एग्रीमेंट के अंदर जो होता है, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कभी बनता ही नहीं है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको सेक्शन 2I डिफाइन करता है। देखो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है कि पार्टीज जिसकी कंसेंट जो होती है फ्री नहीं होती, तो जिस पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं है वो चाहे तो इसको वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड है, इन्फोर्सेबल है अंटिल इट इज कैंसल बाय द पार्टी हु इज इंटाइटल टू अवॉइड इट। कि जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है उसके पास ये राइट है, वो चाहे तो इसको वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। दिस हैपेंस व्हेन द कंसेंट ऑफ द पार्टी इज नॉट फ्री। कंसेंट फ्री का मतलब होता है इट इज caused by coercion, undue influence, misrepresentation of facts, fraud, mistake। और जिस पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं है वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स है उसकी बाउंड भी हो सकती है। ये तब तक वैलिड रहता है जब तक एग्रीव्ड पार्टी जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है वो एक्शन नहीं लेती, तब तक वैलिड है। जैसे ए प्रॉमिस टू सेल हिज कार फॉर 50,000 टू बी, कंसेंट ऑफ ए जो है दैट इज ऑब्टेन्ड बाय फोर्स। तो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ ए। जिस पार्टी की कंसेंट जो है फ्री नहीं है, ए की कंसेंट फ्री नहीं है, एग्रीव्ड पार्टी है, उसकी ऑप्शन पे इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टी तो चाहे इसको सेट असाइड करवा सकती है, अवॉइड कर सकती है, बट ये ऑप्शन एग्रीव्ड पार्टी को ही अवेलेबल होता है जिसकी कंसेंट फ्री नहीं होती। और अगर इसको कैंसिल आउट नहीं करवाया जाता तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर एग्रीव्ड पार्टी डिसाइड कर लेती है इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना है तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। और अगर एग्रीव्ड पार्टी ने कोई लॉस सफर किया है तो वो कंपनसेशन क्लेम कर सकती है। बट अगर एग्रीव्ड पार्टी ने कोई बेनिफिट लिया है तो वो बेनिफिट इसको वापस करना पड़ेगा दूसरी पार्टी को। इलीगल और अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल का मतलब होता है जो कि लॉ के ऑपोजिट है। देखो, यहाँ पे जब हम लॉ के अगेंस्ट जाते हैं, कोई ऐसी चीज करते हैं जो कि लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड होती है, जैसे इफ द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ, तो हम कहते हैं कि ये इलीगल या अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरे के साथ फ्रॉड करना या किसी पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान देना या जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होता है। जैसे ए जो है अपना घर जो है बी को देता है गैम्बलिंग के लिए और उसको पता है ये गलत काम के लिए यूज होगा, तो ये जो एग्रीमेंट है वो इलीगल है, वॉइड है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। इलीगल एग्रीमेंट को हम इस तरह से समराइज कर सकते हैं कि जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, जो क्रिमिनल इन नेचर है, जो इमोरल है, तो ये एग्रीमेंट नल एंड वॉइड होते हैं। देखो, इलीगल एग्रीमेंट वॉइड होता है, बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट या जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो नेसेसरी नहीं है कि इलीगल हो। इलीगल एग्रीमेंट जो है वो कोलेटरल ट्रांजैक्शन को भी इफेक्ट करता है। जैसे यहाँ पे हम समझते हैं कि किस तरह से, जैसे ए ने बी से उधार लिए 20,000 और ए ने ये जो पैसा है वो यूज करना है कि कुछ चीजें जो है उसने दुश्मन देश से ऐसी चीजें इंपोर्ट करवानी है जो लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है। तो जो पहला ही एग्रीमेंट है वो इलीगल है, तो दूसरा जो ट्रांजैक्शन की गई है कोलेटरल उधार लिया गया है तो वो भी नल एंड वॉइड है, वो भी इलीगल है। Section 2G of the Indian Contract, an agreement not enforceable by law is void. अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट इलीगल है तो वो भी वॉइड कहते हैं। एंड इलीगल एग्रीमेंट वॉइड होता है, बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट जो होते हैं इलीगल नहीं होते। जैसे हमने माइनर के साथ एग्रीमेंट किया है वो लॉफुल है बट वो वॉइड है, बट वो इलीगल नहीं है। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसको हम लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं कर सकते, कुछ उसके अंदर टेक्निकल डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे वो प्रॉपरली साइन नहीं है, अगर स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है तो स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे की हुई, या उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी जरूरी है वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई हुई, तो डेफिनेटली वो अनइन्फोर्सेबल लॉ है। जब टेक्निकल डिफेक्ट दूर हो जाता है तो वो इन्फोर्सेबल बन जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, पॉसी कॉन्ट्रैक्ट एंड द ई कॉन्ट्रैक्ट एंड द स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो बोल के ऑरली, जैसे हम बोल के, जैसे
ए बी को कहता है कि मैं अपनी बाइसिकल तुझे 1000 में सेल करना चाहता हूँ। रिटर्न फॉर्म में होता है कि जैसे ए जो है बी को बाय लेटर लिखता है, उसको रिटर्न फॉर्म में ऑफर देता है कि आई वांट टू सेल माय बाइसिकल फॉर रुपीज 1000। तो यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में या स्पष्ट लिखित रूप के अंदर हम अपनी ऑफर या एक्सेप्टेंस देते हैं। इफ द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रोमिस मेड इन वर्ड्स, द प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस। तो वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है। इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट होता है जो हमारे जहाँ पे हम एक्ट से या बिहेवियर से लगता है कि हमने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है, कि जो हमारे कंडक्ट एक्ट या सर्कमस्टांसेस से या जो पार्टीज डील करते हैं उनके बीच में ये होता है कि ये इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे बस जा रही है चंडीगढ़ को, हम उसमें बैठ जाते हैं, तो अब हमें टिकट लेना पड़ेगा। तो ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमारे एक्शन, क्योंकि हम उस बस में बैठ गए हैं तो इट मीन्स कि हमने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, अब हमें टिकट लेना पड़ेगा। इसी तरह हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, चाय का ऑर्डर देते हैं, तो उसको भी हमें पैसे देने पड़ेगा कि रेस्टोरेंट की जो ऑफर थी उसको भी हमने एक्सेप्ट कर लिया जब हमने चाय का ऑर्डर दिया है। इसी तरह टैक्टिक कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो भी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ही कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइलेंट होते हैं। यहाँ पे कंडक्ट ऑफ द पार्टी से इन्फर किया जाता है, कोई भी शब्द नहीं बोला जाता, ना रिटन फॉर्म में ना ऑरल फॉर्म में। जैसे हम एटीएम से पैसे विड्रॉ करते हैं तो ये टैक्टिक कॉन्ट्रैक्ट है। उसी तरह ही जैसे ऑप्शन सेल होती है, तो जब हैमर जो है फॉल करता है तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आ जाता है, तो वहां पे भी स्पोकन और रिटन फॉर्म में बताने की किसी को आवश्यकता नहीं होती। स्ट्रकिंग ऑफ द हैमर जो है, फॉल ऑफ द हैमर जो है, इंडिकेट के कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में है। एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है जो टू पार्टीज इंटरनेट के माध्यम से करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और मीन्स, जैसे ईमेल, तो यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर यूज होते हैं। तो यहाँ पे दूसरे नेटवर्क को हम इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इसको साइबर कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जा सकता है, और इसको माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे बिजनेस फॉर्म्स है, वो आए दिन बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है एंटर करती हैं, तो वो पहले से प्रिंटेड फॉर्म जो है जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड होती हैं। जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उनके ऑलरेडी प्रिंटेड फॉर्म होते हैं, तो हमें साइन करने पड़ते हैं। जैसे होटल की टिकट है, रेलवे की टिकट है, कई बार उसमें अगर कोई और कंडीशन है तो लिखा होता है कि सी बी बैक, तो वो बहुत केयरफुली हमें देखना पड़ेगा। तो स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं प्रिंटेड होते हैं, जिनके अंदर ऑलरेडी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। कंस्ट्रक्टिव और कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होते। यहाँ पे पार्टीज को कोई इंटेंशन नहीं होती कि हमने कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना है, बट लॉ के द्वारा जो है करवा दिया जाता है। तो ये लॉ के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्जिस्ट करता है। जैसे एक ट्रेडर है, वो अपनी चीजें बी के घर भूल आता है और बी उन चीजों को अपना मान के यूज कर लेता है, तो अब वो लीगली बाउंड है कि वो ए को पेमेंट करे। उसी तरह किसी को खोई हुई चीज मिलती है तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो उसके ट्रू ऑनर को फाइंड आउट करके उसकी चीजें वापस करे। कंस्ट्रक्टिव और कॉसी कॉन्ट्रैक्ट जो है नाइदर बाय वर्ड्स स्पोकन नॉर रिटन, और ना ही बाय द कंडक्ट, बट ये जो है लॉ के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, टू टाइप्स, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर अगेन आगे टू टाइप्स हैं, यूनिलेटरल एंड बायलेटरल। तो कोई एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट जो कि एग्जीक्यूट हो चुका है, अब दोनों पार्टीज ने कोई भी अपनी जो है उनकी ड्यूटीज नहीं रहती, उन्होंने अपनी अपनी जो ड्यूटीज थी, ऑब्लिगेशन थी, वो परफॉर्म कर दी। जैसे ए ने बी की पिक्चर पेंट करनी थी और बी ने उसको पैसे दे दिया, तो ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, नथिंग इज लेफ्ट। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है जो अभी परफॉर्म नहीं किया, ये यूनिलेटरल हो सकता है जिसमें एक पार्टी ने परफॉर्म कर दिया है, जिसके अंदर जैसे ए ने बी की पिक्चर पेंट कर दी है बट बी ने अभी उसको पैसे नहीं दिए। एक पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन कर दिया है, दूसरी पार्टी ने अभी ऑब्लिगेशन पूरा करना है। बायलैटरल के अंदर क्या है कि दोनों पार्टीज ने अभी अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं की, दोनों की ड्यूटीज रहती हैं। जैसे ए ने पिक्चर पेंट करनी है और बी ने भी अभी पैसे नहीं दिए हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश लॉ, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जो इंग्लैंड के अंदर रिकॉग्नाइज किए जाते हैं बट इंडिया के अंदर नहीं, तो यहाँ पे कंसिडरेशन का होना असेंशियल नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड, जो प्रीवियस जजमेंट्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड होती हैं। जैसे क्राउन से जो है एक्नॉलेजमेंट मिलती है कि डेट जो है वो क्राउन ने देना है, तो that is also a contract of record which has been declared or adjudicated by court having jurisdiction, which is entered of record in obedience to or in carrying out the judgment of the court. तो कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील जो होते हैं, जो बाइंडिंग फोर्स होते हैं, जो कोई फॉर्म से ही ड्राइव करते हैं, ये रिटन और साइंड होते हैं, सील्ड होते हैं और पार्टी के द्वारा डिलीवर्ड होते हैं, और यहाँ पे कोई कंसिडरेशन का होना एसेंशियल नहीं होता।
contract which is made under seal, contract made by the companies, contract of lease relating to land for more than 3 years, contract relating to transfer of British ship or share therein. Simple contracts जो होते हैं, जो contract of record, contract of under seal नहीं होते, which are not made under contract under seal are simple contract, जो written form में भी हो सकता है, orally form में भी हो सकता है, इसके अंदर valid consideration होती है, और जिसको हम ये एक्सप्रेस भी हो सकता है, और इट कुड बी इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज.